गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोग लाइव आ जाएं। आपका क्लास स्टार्ट हो चुका है। आज का क्लास में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकेंड लेक्चर करने जा रहे हैं। आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आज के क्लास में हम लोग ओसोफेगस से स्टार्ट करेंगे और उसके साथ साथ अमाशय के बारे में पढ़ेंगे। स्टोमैच जिसे इंग्लिश में बोला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, है ना। और हो सके बड़ी आंत आज की क्लास होता है तो होता है, नहीं तो फिर अगली क्लासेस में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार कंफर्म करके बताइए। उससे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ना बच्चों, क्योंकि पिछला क्लासेस को रिकॉल करते रहना ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है स्टूडेंट का। जो कुछ आपने पढ़ाई किया है उसे बार बार रिवीजन करना, तभी जाकर वो चीज आपके जो ये माइंड है जो इतना विचित्र दुनिया में चलते रहता है, तरह तरह का सोच पैदा आप करते हैं, उसमें वो भी चीज याद रहे। ठीक है, तो उसके लिए आपको रिवाइज करने की आवश्यकता है। जितने भी चैप्टर अभी तक निकल चुका है वो सारे चैप्टर को बैकलॉग के रूप में आप रिवाइज करें। टाइम निकाल निकाल के करंट सेशन आपको करते तो करना ही है, डेली होमवर्क कंप्लीट करना ही है। उसके साथ साथ जो पहले का वर्क है, यानी हम स्टार्ट किए थे कोशिका चैप्टर, उसके बाद कोशिका विभाजन देखे थे, ये सारे चैप्टर आपको रिकॉल करते रहना है, यानी पढ़ते रहना है। इससे क्या होगा, वो सारी बातें आपके माइंड में प्रेजेंट रहेगा और आप एग्जाम में जाकर फोड़ कराओगे। ठीक है बच्चों, जितने भी टॉपर हुए वो बार बार रिवीजन करते थे। ठीक है, रिवीजन एक मूल मंत्र है सक्सेस पाने का। ठीक है, बार बार रिवाइज करने से वो चीज आपके दिमाग में फिट हो जाता है, वो आपके दिमाग में याद हो जाता है। और बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा, जिसकी बातें आपको याद रखना पड़ेगा कि हाँ ये जो ऑर्गेनल्स है इसमें ऐसा होता है। ठीक है, इसमें ये राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम की डिस्कवरी किसने किया था? ठीक है, तो ये सब बातें हैं जो थोड़ा सा दिमाग में आपको याद करना है। तो क्या सर एक बार में याद हो जाएगा? जी नहीं, आपको बार बार पढ़ना है। ठीक है, जब भी टाइम मिले आप प्रीवियस जो टॉपिक आपके हुआ है उस टॉपिक को आप कंप्लीट करें और उसमें पढ़ाई करें। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। तब तक सारे बच्चे आ चुके हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र हम लोग पढ़ रहे थे और इसमें बहुत सारे बात हो चुकी थी। जैसे हमने आपको बताया था, पहला स्ट्रक्चर जो हमने समझाया था पिछली क्लासेज में वो ये सब समझाए थे कि हम लोग जो मेजर रूप में जो खाना खाते हैं उसमें क्या होता है, विटामिन, फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, ये 5 चीज प्रेजेंट होता है। ठीक है, यही हमारे शरीर में ऑब्जर्व होता है, बाकी जितने भी मटेरियल है वो निकल जाता है वेस्ट के रूप में। ठीक है, तो ये बात हो चुकी थी। मॉड क्या होता है, ओरल कैविटी क्या होता है, टंग के पूरा स्ट्रक्चर देखे थे, सारे तरह का टीथ हम लोग पढ़ चुके थे, टाइप्स ऑफ टीथ, इंसीजर सॉरी कनाइन, प्रीमोलर, मोलर, है ना। डेंटल फॉर्मूला के बारे में बात हो चुकी थी। ठीक है, टंग की स्ट्रक्चर हम लोग देख लिए थे। तो आज जो मेरे को जो स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है ओसोफेगस से, यानी फेरेनेक्स से स्टार्ट करना है। कहां से सर? फेरेनेक्स से स्टार्ट करना है। तो चलिए हम लोग फेरेनेक्स से स्टार्ट करते हैं और जो बातें बीच बीच में आएगी वो बातें हम आपको बताते चलेंगे। जो कुछ याद रखना है वो चीज भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द सेशन। हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए सर, बिल्कुल देखिए, हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद जो है वो मुंह में गया। मुंह में जाने के बाद सलेवरी ग्लैंड के द्वारा जो लार ग्रंथि होती है उसके द्वारा सलेवरी एमाइलेज की सिक्रीशन होता है और वो खाना के साथ मिल जाता है। और उसके बाद खाना जो है वो कहां जाता है? ओसोफेगस, जिसे ग्रास से नली बोला जाता है, उसके थ्रू वो खाना जो है आपके अमाशय में जाता है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं, यहां पे देखिएगा ये स्ट्रक्चर हम लोग बात किए थे। तो यहां पे 2 ओपनिंग होता है बच्चों। ठीक है, क्या होता है? टॉन्सिल के जस्ट नीचे, या फिर यहां से बोल सकते हैं यहां पे 2 ओपनिंग होता है। एक ओपनिंग होता है सर हवा जो आप लेते हैं ना, हवा वाला। ठीक है, ये हवा वाला ओपनिंग है और ये ओपनिंग है जिसमें खाना जाता है। क्या सर? 2 ओपनिंग होता है जिसमें हवा जाता है, 2 पाइप समझिए। ठीक है, यहां से 2 पाइप गया है, एक पाइप आपका पेट में जाएगा
और दूसरा पाइप जो होता है वो कहां जाता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम में, जिससे आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हो और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हो। ठीक है, ये भी प्रोसेस तो यहां पे ही हो रहा है ना, जो आपका लंग्स है वो लंग्स में ये भी चीज जा रहा है ना। तो लंग्स में एक अलग पाइप होता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो जो जिससे खाना जाता है उस पाइप को क्या बोलते हैं, एसोफेगस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एसोफेगस बोला जाता है, या फिर इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फूड पाइप भी बोल सकते हैं। फूड पाइप कहने का मतलब जिससे भोजन जो है वो आपके पेट में जाता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद बात करें कि इसमें जो जाता है, इसमें जाता है, देखिए यहां से फूड जो है, बात करते हैं, फूड यहां पे सलाइवा के साथ मिक्स हो गया। ठीक है, तो सलाइवा के साथ मिक्स होकर अंदर जाता है, उस फूड को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। ठीक है, बोलस बोलते हैं। और इस पाइप को, ठीक है, इस नाली को एक और नाम बोला जाता है जिसे हम लोग बोल सकते हैं गुलेट। ठीक है, क्या बोला जाता है, गुलेट। ये सबका हिंदी भी आपको समझाया जाएगा, टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है बच्चों, तो बात को समझिएगा। उसके बाद यहां पे एक स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर को हम लोग फेरेनिक्स बोलते हैं। फेरेनिक्स को बोला जाता है कॉमन पाइप, साउंड और जो फूड है उसका कॉमन पाइप बोला जाता है फेरेनिक्स को। ठीक है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर बोल सकते हैं। एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि फेरेनिक्स जो स्ट्रक्चर है वो कॉमन पैसेज है, किस चीज का, फूड एंड एयर, यानी कहने का मतलब भोजन और हवा जो है वो उसका कॉमन पैसेज है। आप जो भी यहां से नाक से या मुंह से कुछ भी हवा अंदर लेते हैं तो वो सबसे पहले फेरेनिक्स में जाता है। आप जो भी खाना खाते हैं वो सबसे पहले फेरेनिक्स में जाता है, उसके बाद वो एक जाएगा ओसोफेगस जिसे गुलेट बोलते हैं, और दूसरा जो पाइप है उसे ग्लोटिस बोला जाता है। ये आगे आपको समझ में आएगा। यहां पे एक छोटा सा ढक्कन होता है बच्चों। ठीक है, ये स्ट्रक्चर पूरा क्लियर नहीं है, देखो बताते हैं। चलो अब पीडीएफ से ही, पीडीएफ भी डील होते चल जाएगा। ठीक है, ये पीडीएफ में अभी डायरेक्ट हम आंसर से स्टार्ट कर दिया, कोई बात नहीं। देखो इस फिगर में देखिए, देखिए, हाँ देखो देखो यहाँ पे देखना, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये तो हो गया ग्राफिका, जिसे हम लोग ओसोफेगस बोले, है ना, ओसोफेगस या फूड पाइप। ठीक है, और ये एक स्ट्रक्चर है फेरेनिक्स, से क्या है, कॉमन पैसेज, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, यानी हवा और भोजन का कॉमन पैसेज वो फूड एंड एयर। देखो यहां से नाक से आप जो कुछ लेते हैं, ऑक्सीजन लिए, मुंह से ऑक्सीजन लिए, ये स्ट्रक्चर से यहां पे सबसे पहले आता है। खाना भी खाते हैं, ठीक है, अगर आप खाना भी खाते हैं तो खाना मुंह से खाने के बाद वो सबसे पहले यहां पे आता है। अब डिसाइड फेरेनिक्स में भी होता है कि हमें कहां जाना है, लंग्स में जाना है या फिर हमें पेट में जाना है। ठीक है, लंग्स में जाना है या फिर आमाशय में जाना है। तो ये स्ट्रक्चर को हम लोग फेरेनिक्स बोल दिए, और यहां से ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग लैरिंक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, लैरिंक्स बोला जाता है। लैरिंक्स क्या है जी, लैरिंक्स को साउंड बॉक्स बोलते हैं, यानी आप जो कुछ बोल रहे हैं वो लैरिंक्स के ही मदद से बोल रहे हैं। ठीक है, लैरिंक्स को साउंड बॉक्स बोला जाता है। और अब देखो ना, अब बात आती है, इसे थोड़ा सा ऐसे समझेंगे। यहां पे देखिएगा सर, यहां पे दो पाइप है, आपने बोला कि फेरेनिक्स, देखो ऐसे समझो, ये सब पे ध्यान मत दो, रुको हम समझाते हैं, एक मिनट। हाँ, ये स्ट्रक्चर देखो, यहां पे समझो, यहां पे दो पाइप है, एक ये पाइप है और एक ये पाइप है। ए वाला पाइप जो है वो कहां पे आ रहा है, ये वाला पाइप जो आ रहा है वो स्टोमैच में आ रहा है। ठीक है, स्टोमैच में आ रहा है। और ए वाला जो पाइप है, ये दोनों यहां पे है। ए वाला जो पाइप है, बस समझाने के लिए हम ऐसे आपको स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये पाइप आ रहा है आपको रिस्पायरेटरी सिस्टम में, ठीक है, बोल सकते हैं लंग्स में लंग्स में आ रहा है। ठीक है, ये कहां पे आ रहा है, लंग्स में आ रहा है। तो सर यहां पे फेरेनिक्स है, यहां पे क्या है, यहां पे ये जो स्ट्रक्चर है क्या है, फेरेनिक्स।
यहाँ पे भोजन आ जाता है बच्चों। यहाँ पे क्या आया, आपने जो खाना खाया वो खाना जो है वो यहाँ पे आ गया। तो खाना इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। लेकिन आप कभी गौर करना, जब आप कुछ निगल रहे हो, यहां से कोई भी भोजन आप पास कर रहे हो, तो उस दौरान आप कुछ बोल नहीं सकते हो। ठीक है, अगर आपने उस दौरान बोला तो क्या होता है, हिचकी आना स्टार्ट हो जाता है। हिचकी कुछ नहीं है, हिचकी है कि आपने जो खाना खाया वो आपका जाकर जो लैरिंक्स है उसमें जाकर फंस गया। ठीक है, यानी ए वाला जो पाइप है, ये पाइप में खाना आपने खाया। सर लेकिन यहां पे तो दोनों में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन यहां पे एक ढक्कन लगा हुआ होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग इपिग्लॉटिस के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, इपिग्लॉटिस होता है। यानी आप जब खाना खाते हैं तो वो स्ट्रक्चर क्या होता है, जो रिस्पायरेटरी वाला ट्रैक है, यानी श्वसन वाला जो पाइप है, उस पाइप को क्या करता है, बंद कर देता है। कौन स्ट्रक्चर, इपिग्लॉटिस, है ना। उसी तरीका से बात करें कि सर हिचकी आता है तो क्या होता है, हिचकी आता है तो कुछ खाना जो है वो इपिग्लॉटिस में जाकर फंस जाता है। ठीक है, आप जब खाना खा रहे हैं तो उस टाइम बोलने की कोशिश करेंगे तो वहां पे जाकर फंस जाता है। तो उस केस में क्या होता है, हिचकी आना स्टार्ट हो जाता है, वहां पे प्रॉब्लम होता है। ठीक है, वहां पे सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो हिचकी आना स्टार्ट हो जाता है। एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि भोजन कैसे जाता है। तो हमारा भोजन जो है वो ग्रासिका नाली के द्वारा, ओसोफेगस के द्वारा ये अमाशय में पहुंच गया। हमने यहां से स्टार्ट किया था, यहां अमाशय तक पहुंच गया। याद रखिएगा, ये जो होता है वो पोस्टीरियरली अटैच होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किससे अटैच होता है तो बोलेगा, तो बता दीजिएगा कि डायफ्राम। डायफ्राम क्या है, जब हम आपको लंग्स पढ़ाएंगे तो लंग्स के नीचे ये जो हड्डी है ना, यहां से ऐसे रहता है। आप देखे होंगे कि रिब्स के नीचे इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम लोग डायफ्राम बोलते हैं। आगे आकर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है तो थम्स अप कर देना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी कहने का मतलब सर, ग्रासिका के होते हुए खाना जो है वो कहां पहुंच गया, इसके होते हुए खाना पहुंच गया पेट में। तो आइए हम लोग पेट की स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, उसके बाद पेट में खाना का क्या हुआ वो बारी बारी से बात करेंगे, है ना बच्चों। चलिए यहां तक सही है, यहां तक तो हम लोग पिछली क्लास में कर चुके थे। अमाशय, देखो अमाशय, अमाशय की बात करते हैं, पेट की बात करते हैं। ये क्या है, माउथ कैविटी के बाद भोजन प्रिस्टिलाइसिस मूवमेंट। प्रिस्टिलाइसिस मूवमेंट क्या होता है, इस टाइप से मूवमेंट, है ना। ऐसे ऐसे करते करते जो है वो खाना ओसोफेगस के द्वारा कहां चला जाता है, ओस्टोमैच में चला जाता है, अमाशय में चला जाता है। याद रखना है ये भी कौन सा मूवमेंट, प्रिस्टिलाइसिस मूवमेंट। यानी हिलते डोलते हुए जो है वो खाना कहां चला जाता है, ओसोफेगस के मदद से। ओसोफेगस यानी ग्रासिका, ग्रासिका के मदद से अमाशय में खाना पहुंच गया। अमाशय में भोजन तत्कालिक संग्रह और पाचन कार्य किया जाता है। यानी भोजन जो है वहां पे इकट्ठा होता है, इकट्ठा होने के बाद वहां पे जितने भी पाचन कार्य है वो बात हम करेंगे आगे कि क्या क्या पाचन कार्य वहां पे होता है, और उसके बाद जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। यहां तक दिक्कत, सर 3D क्लास नहीं होगा क्या, अरे अरे हाँ होगा होगा होगा, 3D क्लासेस भी होगा बच्चों। ठीक है, आपने याद दिला दिया, 3D क्लासेस बिल्कुल होगा, 3D क्लासेस आएगा, 3D क्लासेज आएगा। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर देता हूं कि 3D क्लासेज आपको एप्लीकेशन पे चलने जा रहा है। स्टडी इंडिया अड्डा का ऐप पे आपको चलेगा 3D क्लासेज, और कल सारा स्ट्रक्चर में 3D क्लासेज के 3D के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ये जो जितने भी चीज पढ़ाया गया है, स्टमच क्या है, ओसोफेगस क्या है, कैसे फूड जाता है, वो सारा 3D क्लासेस के माध्यम से वो आपको दिखाया जाएगा। 3D क्या होता है, 3D प्रेजेंटेशन होता है। जो नए बच्चे हैं वो डे टू डे बिल्कुल एकदम आपको जो है ना वो लगेगा कि रियल चीज हम देख रहे हैं, है ना, कैसे मूवमेंट हो रहा है। तो वहां से भी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जो है वो फिट होगा, क्योंकि जो कुछ विजुअल चीज दिखा जाता है, विजुअली वे में आंख से देखकर उसे याद रखना बहुत आसान होता है। तो इसी को 3D कहते हैं, आएगा टेंशन मत लो। ठीक है,
तो ये हो गया आमाशय की बात कर रहे थे। अब आइए आमाशय की थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये ग्रासिका वाला नाली था, इसी टाइप का स्ट्रक्चर, ये जो बिल्कुल जे शेप्ड का कैसा स्ट्रक्चर है, ये भी पूछा जाता है कि आमाशय का जो शेप है वो कैसा है सर, जे शेप है, ठीक है, याद रखना जे शेप है, जे शेप, पेट का स्ट्रक्चर जे शेप है। कहां पे प्रेजेंट है कोई बताना, जो पेट होता है वो लेफ्ट होता है कि राइट होता है, जल्दी से बताओ, लेफ्ट होता है कि राइट होता है, बताइएगा बच्चों। पेट जो होता है वो लेफ्ट में स्थित है कि राइट में स्थित है, आप अपने तरफ से देखकर बताएंगे कि आपका लेफ्ट में है कि आपका राइट में है। इतना तो आपको फीलिंग होना चाहिए ना, इतना तो आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो एप्लीकेशन पे आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन पे अभी ऑफर भी चल रहा है, कौन सा ऐप, स्टडी इंडिया अड्डा ऐप। ये सारे चैप्टर का 3D क्लासेज आपको करवाया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मेरा क्वेश्चन आप सभी से ये है कि आपने पेट देखा, आपने अमाशय देखा, तो बच्चों साहब ये बताइए कि अमाशय आपके लेफ्ट में होता है कि आपके राइट में होता है। कुछ बच्चों को यह भी पता नहीं है कि अमाशय किधर होता है, ठीक है। ये कैसे, देखो कुछ बच्चे होते हैं वो बहाना तो मारते हैं कि मेरे को पेट दर्द दे रहा है, जब उसकी मम्मी पूछेगी कि कहां पे दर्द हो रहा है तो वो कंफ्यूज है, पेट कहां पे है कहां पे बताए, इधर उधर बताते रहता है। तो बहाना मारने का एक तरीका बता देते हैं कि सही बताओ, ठीक है, तब जाकर जो है आपका वो असली वाला जो नकली वाला बहाना असली साबित होगा, ठीक है। तो बताइए जो स्टोमच होता है, जो पेट होता है, वो किधर स्थित होता है, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, है ना, राइट लेफ्ट में लगे हुए हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। लेफ्ट 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 लेफ्ट, हाँ देखिए बीच में तो हो ही नहीं सकता है बच्चों, बीच में नहीं होता है, बीच में कोई बोल रहा है बीच में कैसे होगा, देखो तो यार तुम लोग भी मजाक करो, बीच में कैसे होगा, ये बीच में लग रहा है, या तो लेफ्ट होगा या तो राइट होगा। जैसे ये बीच से तो नाली आया, ग्रासिका नाली बीच में आया, या तो इधर होगा या तो इधर होगा, है ना, एक तरफ लीवर होगा और एक तरफ पेट होगा, है ना, दो ही चीज हो सकता है, ठीक है। बीच से तो ग्रासिका नाली आया है, तो देखिए जो आपका अमाशय होता है, जो पेट होता है, वो आपका लेफ्ट होता है, ठीक है, याद रखिएगा लेफ्ट में होता है, किधर होता है, लेफ्ट में होता है, याद रखना है, लेफ्ट साइड में होता है। इसे लिख लेंगे कहां पे, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है अपर लेफ्ट पोर्शन, ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या होता है, अमाशय होता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो वो जो सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, वो राइट साइड में हो जाएगा, इतना तो आपका सेंस होना चाहिए। तो बात करते हैं साहब पेट की, पेट की स्ट्रक्चर की बात हो गया कि सर ये जे शेप का होता है, मसल्स का स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलेचर स्ट्रक्चर होता है, मसल्स का बना हुआ होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसकी पार्ट से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले यानी खाना यहां से आता है, ठीक है, आपने जो भोजन खाया वो फूड पाइप के माध्यम से यहां से खाना आना स्टार्ट हुआ, तो यहां से खाना स्टार्ट होके यहां पे आता है सबसे पहले खाना, ठीक है, यहां पे सबसे पहले खाना आता है। तो आई थिंक ये जो स्ट्रक्चर है वो फंडस दे रखा है यहाँ पे, जठरगाम कार्डियक ऊपर में दे रखा है ना, एक मिनट, ये स्ट्रक्चर जो है वो पूरा गलत दे रखा है, ये स्ट्रक्चर गलत दे रखा है, इसे थोड़ा सा सुधार लेंगे, देखो सुधार लेना इसे, इसे हटा दो, ये सब लेबलिंग गलत, बताते हैं क्या लेबलिंग, लेबलिंग जो 3 है मिसप्रिंट है। सबसे पहले आप जो खाना खाएं वो फूड पाइप की मदद से जो खाना है वो कहीं यहां पे आएगा, है ना, कहीं यहां पे आएगा खाना। अरे यार क्या हो गया, ये गलत है यार, मेरा पॉइंट्स को समझना बच्चों, हम क्या कहना चाह रहे हैं। आपने खाना खाया, फूड पाइप की मदद से यहां आए, यहां पे आए, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है कार्डियक बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कार्डियक बोला जाता है, याद रखना है कार्डियक। पहला क्वेश्चन
यही बनता है कि आपने जो खाना खाया, आपने जो खाना खाया वो खाना सबसे पहले पेट का कौन हिस्सा में गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद होना चाहिए हमने जो खाना खाया वो कार्डियक में जाया गया, ठीक है। उसके बाद ऊपर जो ये पोर्शन है, इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडस। अभी जो फंडिक था वो गलत लिख दिया था, ये फंडस हो गया, ठीक है। उसके बाद एक और पोर्शन होता है, ये वाला जो है ये बॉडी हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, ये वाला, इसे बॉडी बोला जाता है, यहां से यहां तक, ठीक है। ये वाला जो है स्ट्रक्चर, इसे हम लोग बोलते हैं बॉडी, ठीक है। ये हो गया बॉडी। अब बात आती है ए स्ट्रक्चर, यानी ए जो है वो ड्यूडेनम के पास छोटी आंत में चली जाती है ये स्ट्रक्चर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं साहब, इसे हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, पाइलोरिक बोला जाता है। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया तो थम्स अप कर देना। अब बात को समझिए, अब बात को समझिए कि सर हमने खाना खाया, हमने खाना खाने के बाद जो है इसमें खाना गया, तो पेट में खाना जो है वो कैसे डाइजेशन होता है, ठीक है। पेट में क्या क्या होता है, कैसे कैसे डाइजेशन होता है, आपके माइंड में ये प्रश्न आ रहा होगा, ठीक है। हाँ, उससे पहले थोड़ा सा और मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि देखिएगा बच्चों, आप खाना खाते हैं, ठीक है, आपने खाना पेट में डाला, तो आपके माइंड में प्रश्न आ रहा होगा सर हमने जो खाना खाया वो जब हमको कोई उल्टा टांग दे तो पेट से खाना बाहर क्यों नहीं आता है, ये आपके माइंड में प्रश्न आ रहा है। तो यहां पे भी ढक्कन होता है, देखो एक ढक्कन इपिग्लोटिस पहले पढ़ा दिया, दूसरा ढक्कन देखो, यहां पे भी एक ढक्कन लगा हुआ होता है। ढक्कन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर, ठीक है। ये ढक्कन लगा हुआ होता है, इस ढक्कन को क्या बोला जाता है, गैस्ट्रोओसिफिजियल स्फिंक्टर। क्या बोला जाता है बच्चों, गैस्ट्रोओसोफिजियल स्फिंक्टर, या फिर इसे कार्डियक स्फिंक्टर भी बोल सकते हैं। इसका काम क्या होता है साहब, इसका काम जो होता है, आपने जो खाना खाया वो खाना वापस मुंह द्वारा नहीं निकले, ठीक है, इसी को रोकने का काम क्या करता है, गैस्ट्रोओसिफिजियल स्फिंक्टर, या फिर इसे हम लोग और बोल सकते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। क्यों सर, क्योंकि कार्डियक पार्ट का ये ढक्कन है, इसीलिए कार्डियक स्फिंक्टर बोल सकते हैं। ये कैसा होता है, ये मस्कुलर स्फिंक्टर होता है, यानी मसल्स का बना हुआ होता है। यहां तक क्लियर है तो थम्स अप करेंगे, उसके बाद जो है वो हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, एक बार थम्स अप कर देंगे, आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल, फूड जो है, अरे आगे बताते हैं ना, अभी टेंशन मत लो, वो सारा कुछ आएगा आपके माइंड में, जो बाइल जूस ये सब जो चल रहा है वो सारा कुछ आएगा कि बाइल जूस कैसे मिक्सअप होता है सर, पेनक्रियाज के द्वारा जो जूस आता है वो कैसे मिक्सअप होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा जो जूस आता है वो कैसे मिक्सचर होता है, ठीक है, सारा कुछ बात होगा। ये याद रखना कि जो स्टोमैच होता है, पेट होता है, उसमें जो फूड होता है वो HCl के साथ मिक्सचर होता है, ठीक है, HCl के साथ मिक्सचर होता है। यही, और एक चीज ये भी याद रखना बच्चों कि HCl के साथ मिक्सचर होता है, तो जाहिर सी बात है कि HCl के साथ मिक्सचर होता है, तो एक नाम सुना होगा आप लोग, टर्म एसिडिटी नाम सुने होंगे। तो HCl का कंसेंट्रेशन बढ़ जाने के कारण एसिडिटी हो जाता है। तो आप जो भी दवाई वगैरह लेते हैं उसमें आपको बेसिक कंपोजिशन डाला जाता है, यानी बेस का कंपोजिशन आपको खिला दिया जाता है, ताकि जो है वो पेट में जाकर सारा जो एसिडिटी मचा रखा था उसको न्यूट्रल कर दे, है ना। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब यहां के बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे समझने का कोशिश करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा कुछ और बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेंगे, लेकिन इतना डीपली आपसे पूछेगा नहीं, मुझे जहां तक लगता है इतना डीपली नहीं पूछना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सर, उसे एसिडिटी कहते हैं। हाँ देखो,
लेकिन आपके माइंड में एक प्रश्न आ रहा होगा, सर जी जो खाना हमने खाया वो डाइजेशन कहाँ पे होता है? तो पेट में डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, पेट में डाइजेशन नहीं होता है। पेट में कुछ कुछ जो है ये ऑब्जॉर्व करता है, जैसे कि हम बोल सकते हैं H2O का ऑब्जॉर्प्शन हो जाता है, या फिर शुगर जो है, आपने जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह खाया, ठीक है, उसका ऑब्जॉर्प्शन पेट में हो सकता है, या फिर अल्कोहल वगैरह आप खाते हैं, इसका ऑब्जॉर्प्शन हो सकता है। इससे पहले थोड़ा सा आइए एलिमेंट्री कैनाल की थोड़ा सा ऊपर ऊपर बता देते, इतना डीपली नहीं पूछेगा, लेकिन ये पीडीएफ में फिगर दे रखा है तो समझ लीजिए इसको, है ना, इसे जरा समझेंगे ये स्ट्रक्चर को, लेकिन आई थिंक इतना डीपली तो नहीं पूछना चाहिए। देखो ये जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल बना हुआ है ना, आपका एलिमेंट्री कैनाल यानी पेट का जितना भी लेयर है, ठीक है, ऐसा थोड़ी ना कि पेट जो आप देख रहे हैं बिल्कुल पेट वैसा नहीं है, उसमें बहुत सारा लेयर, ठीक है, वो सारा लेयर जो है इस फॉर्म में हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बाहरी वाली बात करते हैं, बाहर वाला स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं, ठीक है, बाहर वाला स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। तो बाहर वाला स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं बच्चों सेरोसा। क्या बोला जाता है? सेरोसा। ये आउटर मोस्ट पार्ट है, यानी बाहरी, जैसे ये आपका पेट है तो पेट के इधर वाला हिस्सा जो है वो सेरोसा है, और सबसे अंदर जिसे ल्यूमेन बोला जाता है वो हम बात अभी करते हैं, ठीक है। सेरोसा जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है, बना हुआ किसका है? पतली मेजोथीलियम का लेयर होती है। आई थिंक इतना डीपली में आपको आपके लेवल के है ही नहीं, बता देते फिर भी, ठीक है। डीपली लेयर क्या समझ में आता है तो समझिए, अगर नहीं समझ में आता है तो ये आपके सिलेबस का है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि अब मुझे फ्लो में आपको समझाना है तो थोड़ा सा इसका नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद सेरेशा के बाद जो अंदर लेयर है वो मस्कुलर लेयर होता है, ठीक है, वो दो तरह का होता है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, क्या होता है, एक होता है सर्कुलर और एक दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल। यानी ये दोनों लेयर जो है, देखो ये जो दोनों लेयर है, एक सर्कुलर होगा और एक लॉन्गिट्यूडनल होगा, ठीक है। इनर वाला लेयर जो है वो सर्कुलर होगा और बाहर वाला लेयर लॉन्गिट्यूडनल। इसके बाद अंदर जाएंगे तो यहाँ पे म्यूकोसा होता है, ठीक है, ये म्यूकोसा होता है। म्यूकोसा ये लेयर होगा बच्चों, ये म्यूकोसा होता है, और ये वाला जो लेयर होता है ये सब म्यूकोसा होता है, ठीक है, ये सब म्यूकोसा होता है, और ये ल्यूमेन है जिसमें आपका खाना वगैरह जो स्टोर होता है वो बिल्कुल यही स्ट्रक्चर में स्टोर होता है, ठीक है। बस इतना डिटेल में ये सब बस आपके बस ऊपर से याद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, इतना डिटेल में ये आपको पढ़ने का है ही नहीं, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ वही बस उतना ही याद रखना है कि स्टोमैच के 4 गो मेजर पार्ट होता है, कार्डियक, फंडक्स, बॉडी, इलियम, है ना, कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरस, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, वरना फिर ज्यादा डीपली जाने में दिक्कत हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए तो हम लोग बात किए थे आमाशय जहां से शुरू होती है वहां एक वॉल्व होता है। वॉल्व कहने का मतलब ढक्कन जैसी संरचना पाई जाती है जिसे कार्डियक स्फिंक्टर कहा जाता है, या फिर इसे हम लोग बोल सकते हैं गैस्ट्रो ओसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़िए, इसके बाद बढ़ते हैं आमाशय आहार नाली की सबसे चौड़ी भाग है, यानी एलिमेंट्री कैनाल की सबसे चौड़ी भाग क्या है? आमाशय है, ये भी याद रखना है। ये कैसा होता है? थैलानुमा स्ट्रक्चर होता है, तब ना ठूस ठूस के जो आप लोग खाते हो, एकदम जो शादी वगैरह में जाते हो तो सब कुछ खा लेते हो, चाउमीन, चाट, एकदम जो कुछ मिले वो डाल लेना है ना, तो वो सब कहाँ स्टोर होता है? वो आमाशय में स्टोर होता है। तो थैला टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, थैलानुमा है। आपका जो चाउमीन है, चाट है, उसका थैला देने का काम जो है वो आमाशय करता है। आमाशय का 3 भाग होता है, विभाजित किया जाता है। ऊपर वाला भाग को हम लोग कार्डियक कहते हैं, बीच वाला भाग को फंडिक, और सबसे नीचे वाला भाग को पाइलोरिक बोलते हैं। एक और हमने आपको बताया बॉडी, ठीक है, किनारा वाला भाग को बॉडी बोला जाता है। आमाशय के सबसे नीचे वाले हिस्सा में क्या होता है बच्चों? एक वॉल्व होता है, वॉल्व जैसी संरचना पाई जाती है जिसे पाइलोरिक स्फिंक्टर बोला जाता है। कहां पे सर? ये ढक्कनवा तो नहीं बताएं। देखो अब यहां से यहां तक खा लिया, पेट में खाना चला गया,
पेट में खाना कितना देर तक रहता है, ये हमें आप जो है आंसर बताएंगे कि पेट में खाना जो है वो कितना देर तक रहता है। बताइए जल्दी से। बताइएगा जल्दी से, पेट में जो खाना है वो कितना देर के लिए स्टोरेज होता है उसका। जल्दी से राइट आंसर आना चाहिए। 4 घंटा सर, हाँ बिल्कुल, मैक्सिमम 4 आवर लिख सकते हैं। 2 से 4 घंटा जो है वो खाना जो है वो पेट में स्टोर होता है। इसके बाद ये खाना कहां जाता है, छोटी आंत में चला जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो कुछ जो आपने जो खाना खाया उसको छोटा छोटा पार्टिकल में जो है वो मिक्सचर कर दिया जाता है, और इसमें से कुछ कुछ शुगर हो गया या फिर उस टाइप का पानी वगैरह हो गया, उसका अब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसके बाद खाना कहाँ चला जाता है, ड्यूडेनम में। अगला स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, यहाँ पे फिर से ढक्कन है, क्योंकि अगला स्ट्रक्चर जो आने वाला है जहां पे खाना जाएगा वो छोटी आंत है। छोटी आंत की पहली स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम बोलते हैं। ठीक है, वो सी शेप्ड स्ट्रक्चर है, अभी हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे एक ढक्कन का काम करता है, इस ढक्कन को हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, क्या बोला जाता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर, याद रखना। यानी कहने का मतलब आपका खाना पेट में से अगर छोटी आंत में चला गया तो वो खाना वापस पेट में नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे एक ढक्कन लगा हुआ था, वो ढक्कन जो है उसे ढक दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बात करते हैं। देखिए ये अमाशय की दीवारें पे एक चिपचिपा आवरण पाया जाता है जिसे म्यूकोसा मेम्ब्रेन, अभी हम आपको बता ही रहे थे, म्यूकस लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ल्यूमेन के ऊपर, उसके फिर बाद सब म्यूकोसा, फिर इनर लॉन्गिट्यूडिनल, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, उसके बाद सेरोसा लेयर, ये सब आपको समझा ही रहे थे। तो म्यूकस का मेम्ब्रेन होता है। अमाशय की दीवारें पे कुछ ग्रंथि पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्रंथि। ठीक है, इसका यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैस्ट्रिक ग्रंथि का रोल क्या होता है। तो गैस्ट्रिक ग्रंथि द्वारा द्रव, देखो कोई भी ग्लैंड है, कोई भी ग्रंथि है, तो क्या हम स्टार्टिंग में आपको बताए थे कि जितनी भी ग्रंथि है, चाहे पिट्यूटरी हो गया, पीनियल हो गया, ठीक है, लीवर हो गया, है ना, ये सारे ग्रंथि जो है वो द्रव का जो है वो सिक्रीशन करती है, यानी लिक्विड का सिक्रीशन करती है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट करने वाला लिक्विड उसे क्या बोला जाता है, गैस्ट्रिक जूस, जिसे हिंदी में हम लोग जठर रस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है सर, तो ये जो इसका सिक्रेशन जो होता है बच्चों, वो 1.5 से 2.5 लीटर पर डे होता है। और जाहिर सी बात है, पेट जो होता है उसमें HCl का सिक्रेशन होता है, और HCl जो है वो एक तरह का स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। यानी कहने का मतलब वो जो अम्ल है वो बहुत अच्छा अम्ल है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, गुड एसिड बोल सकते हैं। तो HCl इसमें गैस्ट्रिक जूस में होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है, रेनिन एंजाइम होता है। ये सब का काम क्या है सर, ये सब का काम आगे हम आपको बताएंगे कि पेप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन्स को कैसे ब्रेक डाउन करता है। रेनिन एंजाइम जो है वो बच्चे में जो है जो मिल्क, देखो बच्चा जो है, इन्फेंट जो है, बात समझना, जो नवजात शिशु होता है उसमें उसका जो मेन भोजन होता है वो खाना वाना कुछ नहीं खाता है, वो दूध खाता है। ठीक है, वो दूध खाता है। ठीक है, और दूध खाने के बाद उसमें रेनिन एंजाइम होता है पेट में, तो वो रेनिन एंजाइम उस दूध को फाड़ देता है और दही बना देता है। कभी ये चीज में देखना बच्चों कि जो भी नवजात शिशु होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो वोमेटिंग अक्सर करते हैं, तो उस दौरान जो वोमेट करते हैं वो दूध जमा हुआ निकलता है, वो अक्सर दूध नहीं है, वो दही बन गया है। ठीक है, वो रेनिन जो है वो मिल्क में जो प्रोटीन होता है उसको कन्वर्ट कर दिया है। तो इस बात को समझिएगा, ये सारा कंपोजिशन पेप्सिन क्या करता है, रेनिन क्या करता है, ये सारा हम लोग बात करेंगे, आगे आएगा पीडीएफ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों। यस सर, यस सर, राइट है, ठीक। तो देखिए बात करते हैं HCl का काम क्या है। HCl के बाद पेप्सिन एंजाइम। ठीक है, HCl क्या है, सारा कुछ लिखा हुआ है भाई, टेंशन मत लो, इतना ढंग से पीडीएफ बनाया गया है
कि आप पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि हाँ सर ने जो नोट्स दिया है वो वाकई में नोट्स हमारे काम का चीज है। तो सबसे पहला हम लोग गैस्ट्रिक जूस, ये सब कहां सिक्रेशन होता है, तो ये पेट में सिक्रेशन होता है सर। गैस्ट्रिक जूस कहां सिक्रेशन होता है बच्चों, पेट में सिक्रेशन होता है। यानी हमारा खाना कहां पे आ गया है, पेट में आ गया है। वो खाना गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो गया है, यानी HCl, पेप्सिन और रेनिन एंजाइम जो है उसके साथ मिक्स हो गया है। बात करते हैं पहला HCl का काम क्या होता है। यह एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसके द्वारा भोजन को पचाने के लिए अम्लीय माध्यम का निर्माण होता है। यानी कि देखो एसिड ऐसा चीज है ना कि अच्छे अच्छे चीज को गला देता है, ठीक है। आप इतना कठोर कठोर चीज खाते हो कभी, बाय द वे जब कभी आप सपोज दैट आप बैर खा रहे हो, ठीक है, बैर जानते हो ना जिसमें गुठली होती है, आप गुठली को फोड़ फोड़ के खा गए छोटा छोटा दाना बनाकर। ऐसा थोड़ी ना है कि वो दाना जो है वो डाइजेस्ट नहीं होगा, वो दाना को भी डाइजेस्ट कर देता है। तो ऐसे समझिए ना कि आप जो है रोटी खाते हैं, इतना कठोर रोटी खाते हैं, उसको भी डाइजेस्ट कर देता है और कितना एकदम सेलरी टाइप बना देता है, ठीक है। तो वो HCl के कारण होता है। HCl में कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है कि बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटा छोटा में टुकड़ा में तोड़ देना, ठीक है। तो HCl के कारण एंजाइम सक्रिय हो जाता है जिससे पाचन की क्रिया संपन्न होती है। HCl भोजन में मौजूदा हानिकारक पदार्थों को नष्ट करने का काम भी करता है, ठीक है। आप सोच लीजिए HCl आपके शरीर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा जो है वो पूछता था कि सर जो बैटरी में डलाता है वही एसिड हमारे पेट में रहता है। नहीं, वो एसिड नहीं रहता है। बैटरी वाला एसिड होता है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 होता है, और ये HCl है, ये भी हाईली एसिडिक है, ठीक है। जिस तरीका से H2SO4 है वो हाईली एसिडिक है, उसी तरीका से HCl भी है, लेकिन उससे कम है। तो सर हमारा पेट जलता क्यों नहीं है? पेट का जो लेयर है, अभी हम जो आपको लेयर बता रहे हैं, वो उस टाइप से बना हुआ होता है कि HCl को जो है वो बियर कर सकता है। तो आपके माइंड में प्रश्न आ रहा होगा कि सर H2SO4 को अगर हम लोग पी जाए तो क्या सर हमारा पेट सह लेगा? जी नहीं, ऐसा कभी मत करना। H2SO4 इससे भी ज्यादा खतरनाक एसिड है, ठीक है। वो आपका शरीर क्या, आपका पूरा जैसे ही आप यहां से डालना स्टार्ट करोगे यहीं से जलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना खतरनाक एसिड होता है। तो ये सब ट्राई बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। ये सब दिमाग आते हैं, बच्चे के दिमाग में आता है कि सर हमारे पेट में एसिड रहता है तो हम लोग एसिड पी सकते हैं। ये सब सोचना ही नहीं है। एसिड बहुत खतरनाक है, बहुत जानलेवा चीज है, ठीक है बच्चों। अगला बात करते हैं पेप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम? पेप्सिन एंजाइम की बात करते हैं। तो पेप्सिन एंजाइम यह भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टॉन्स में परिवर्तित कर देता है। ये समान प्रोटीन का पाचन करता है। यानी पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन्स को पेप्टॉन्स में कन्वर्जन कर देता है। उसके बाद पेप्टॉन जो है वो आपके शरीर का जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है। आपके शरीर में जो सेल होता है उसको ग्रोथ प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। अगला एंजाइम है रेनिन। देखो ये रेनिन एंजाइम जो है वो बच्चे में बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। यह दूध को पचाने में सहायक होता है। यह एक विशेष प्रकार की एंजाइम है जो बच्चे में ज्यादा मात्रा में सिक्रेशन होता है। इसके द्वारा दूध जो है वो मौजूद केसिन प्रोटीन को पाराकेसिनेट में परिवर्तित कर देता है। याद रखना, दूध में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है? तो केसिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमने आपको बताया, आइए थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं बच्चों, है ना। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। लो थोड़ा सा और पढ़ लो, ठीक है। केसिन प्रोटीन के बारे में और कुछ आपका पीडीएफ में दिया हुआ है। तो केसिन प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफेद होता है। जो दूध का रंग सफेद क्यों होता है? केसिन प्रोटीन के कारण होता है ना, याद रखिएगा। दूध का रंग हल्का पीला केरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। बच्चे के लिए दूध एक सर्वोत्तम आहार माना जाता है, लेकिन आयरन तथा विटामिन सी नहीं होने के कारण कंप्लीट फूड पूर्ण आहार नहीं माना जाता है। इसे कंप्लीट फूड नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि इसमें आयरन नहीं होती है, विटामिन सी नहीं होती है, ठीक है। दूध में विटामिन सी कहां से होगा? उसमें खट्टापन है ही नहीं। तो ऐसा थोड़ी नहीं कोई सोचेगा ऐसा ना दूध खाली पी पी के जो है वो हम अपने लाइफ को चला सकते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। हाँ, दूध आपका जो है वो प्रोटीन, जो केसिन प्रोटीन है उसको जो है वो प्रॉपर जो है वो आपके शरीर को सही प्रोवाइड करेगा। और दूध में कैल्शियम वगैरह होता है तो आपके जो बोन है वो थोड़ा सा स्ट्रांग होगा,
ठीक है। उसके बशर्ते आपको आयरन, विटामिन, ये सब जो है वो लेना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट खाना पड़ेगा। माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार होता है क्योंकि माँ का दूध में एंटीबॉडी प्रतिरक्षी पाई जाती है, जिससे रोगों में सुरक्षा मिलती है। ये सब हम आपको बता चुके थे। कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है ये भी हम आपको पिछली क्लासेस में बता चुके थे। तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करके बताइएगा वीडियो खत्म होने के बाद कि हम पिछला क्लास में बताए हैं क्वेश्चन कि माँ का जो दूध होता है उसमें कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट, नहीं माँ का दूध वाला नहीं बताए थे, सलाइवा वाला बताना है ना बच्चों। सलाइवा वाला बताए थे कि सलाइवा का जो दूध होता है, सॉरी सलाइवा का दूध का आंसर होता है, ठीक है। सलाइवा जो होता है, जो लार होता है, उसमें कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो हम पिछला क्लास में बताए थे। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप कमेंट में करेंगे, अगला क्लास में हम इसका आंसर बता देंगे आपको कि कौन सा एंटीबॉडी जो है वो माँ का दूध में प्रेजेंट होता है, जिससे बच्चे में जो एंटीऑक्सीडेंट एंटीबॉडी का जो काम करता है, यानी बच्चे में जो रोगों से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करती है, वो माँ का दूध में जो एंटीजेन प्रेजेंट होता है, एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, वो बच्चों को लड़ने के लिए जो है वो मतलब बच्चे को लड़ने के लिए, इन्वायरमेंट से लड़ने के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। मिश्रित भोजन पूर्ण आहार की श्रेणी में आता है, मिक्स्ड भोजन, ठीक है, जिसमें प्रोटीन भी खा रहे हैं सर, कार्बोहाइड्रेट भी ले रहे हैं, स्टार्च भी ले रहे हैं, आयरन ले रहे हैं, कैल्शियम ले रहे हैं, यानी सारा कुछ खा रहे हैं, वो आप बोल सकते हैं कि एक तरह का प्रॉपर भोजन, ठीक है। ये सब बातें हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां से हम लोग मुख्यतः जो समझे कि हमारे पेट में गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है, जिसका जो पीएच मान होता है वो हम आपको बताएं, ठीक है। उसके बाद बताएं कि रेनिन का क्या यूज है, पेप्टॉन्स का क्या यूज है, ठीक है, पेप्सिन एंजाइम का क्या यूज है। उसके बाद हम लोग बात किए थे HCl का क्या यूज है। तो ये सब क्वेश्चन जो है यहां से आपके एग्जाम के लिए बनते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सर मिल्क खराब क्यों हो जाता है, ये हम आपको बताएंगे केमिस्ट्री में। टेंशन का ले रहे हो, टेंशन का ले रहे हो, मिल्क खराब क्यों हो जाता है, ये सब क्वेश्चन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि मिल्क क्यों खराब हो जाता है। मिल्क खराब मिल्क हो जाता है, ये कौन सा स्टेटमेंट है, मिल्क फट जाता है, ठीक है, दूध फट जाता है, दूध क्यों फट जाता है, ये सब आपके माइंड में केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे, आराम से टेंशन मत लीजिए। बस यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो रेनिन होता है वो जो है वो बच्चे में प्रेजेंट होता है, और बच्चे में जो माँ का दूध जाता है पेट में, वो क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है और कर्ड में जो है वो कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और कर्ड में कन्वर्ट करने के बाद जो है वो बच्चा है उसे प्रॉपर वे में यूटिलाइज करता है, ठीक है। कर्ड में आपको सारा कुछ मिलता है, कर्ड खाना भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। अब जो है वो हमारा खाना कहां पहुंच जाता है, छोटी आंत में, ठीक है। और ये जो छोटी आंत में जाता है तो पाइलोरिक पार्ट जो हम आपको पेट का बताए थे, अमाशय के बताए थे, तो वहां पे भी एक वॉल्व होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो कि हम कुछ देर पहले आपको समझाएं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर। लीवर, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर लेते हैं, उसके बाद अपना लीवर आएगा, ठीक है, छोटी आंत, उसके बाद फिर लीवर को फिर से अटैच करेंगे। यानी कहने का मतलब ये वाला स्ट्रक्चर अभी आपको समझाना बाकी है बच्चों, ठीक है। देखो यानी अभी खाना हमारा कहाँ गया है, अभी खाना जो है यहाँ पे पहुंच गया है, यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। ये यहाँ पे खाना जो है इसमें आ चुका है। अब लीवर का रोल हम समझाते हैं, ठीक है। पहले स्मॉल इंटेस्टाइन का कवर कर लेते हैं, उसके बाद लीवर का करेंगे कवर, कि लीवर से जो जूस सीक्रेट होता है। एक मिनट सा, कहाँ चला गया, देखो लीवर आगे है ना, डाइजेस्टिव ग्लैंड में हम लोग बात कर लेंगे लीवर, कोई बात नहीं। चलिए आइए छोटी आंत की बात करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत का 3 पार्ट होता है, ठीक है। इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, दूसरा है जेजेनम, जेजेनम, तीसरा है इलियम, ठीक है। सब में यम लगा हुआ है बच्चों, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, निम्नलिखित में से कौन सा छोटी आंत का पार्ट नहीं है, ठीक है, छोटी आंत का पार्ट नहीं है। तो ये 3 ऑप्शन में रहेगा, और एक जो होगा कोलोन दे देगा, रेक्टम दे देगा, ठीक है, एनस दे देगा।
तो आपको याद रखना है ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम जो है वो छोटी आंत की पार्ट है। आइए इसे समझते हैं। यह आहार नाली का सबसे लंबा भाग होती है जिसकी लंबाई 6 से 8 मीटर होती है। यानी सोच सकते हो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लंबाई 6 से 8 मीटर होती है। तो सर अगर 6 से 8 मीटर ऐसे रखेंगे तो काफी ज्यादा हो जाएगा, एक इंसान की हाइट से ज्यादा हो जाएगा। तो सर इसे कैसे रखेंगे, तो इसे हम लोग इस टाइप से स्ट्रक्चर में, ठीक है, यानी कर्व करके रखेंगे, इस टाइप से सरिया देंगे, है ना, सरिया देंगे तो आ जाएगा, इतना जगह में आ जाएगा। तो 6 से 8 मीटर लंबाई होती है। आमाशय में पाचन का क्रियन संपन्न होने के बाद, यानी गैस्ट्रिक जूस ने अपना काम कर दिया, उसके बाद उसने बोला कि भाई अब खाना आप चले जाइए छोटी आंत के पास। तो खाना अब छोटी आंत के पास आ गया, यानी अब इंटेस्टाइन के पास आ गया। अब इंटेस्टाइनल जूस यानी आंत का में जो जूस है वो अब इसके साथ रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो आमाशय में पाचन का क्रिया संपन्न होने के बाद भोजन छोटी आंत में पहुंचता है, जहां भोजन की पाचन और अवशोषण की क्रिया होती है। पाचन भी होता है और अवशोषण की क्रिया भी होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मैक्सिमम डाइजेशन, यानी मैक्सिमम डाइजेशन कहां पे होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन कहां पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। दो प्रश्न यहां से बन गया, मैक्सिमम डाइजेशन के साथ साथ मैक्सिमम अवशोषण कहां पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। ये सारे चीज का 3D स्ट्रक्चर अगले क्लासेस में आपको एप्लीकेशन पे आने जा रहा है, ठीक है। तो सभी लोग एप्लीकेशन ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर बाकी में चाहते हैं स्टडी करना, ठीक है बच्चों, एक मामूली सी फी आपसे लिया जाता है जिससे यह स्टडी इंडिया अड्डा जो आप ही का परिवार है वो सही से चल सके, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन आज हो जाना चाहिए, हाँ, जो स्मॉल इंटेस्टाइन फिनिश करेंगे, आज स्मॉल इंटेस्टाइन फिनिश करेंगे, चाहे 9 बज जाए चाहे 10 बज जाए। संपूर्ण आहार नाली की लंबाई 10 मीटर होती है। पाचन संबंधित सबसे अधिक कार्य छोटी आंत में होती है, जो कि अभी हम बता दिए। छोटी आंत की 3 भाग होती है बच्चों, जिसमें पहला ड्यूडेनम। याद रखना ड्यूडेनम का जो शेप है वो सी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, कहीं कहीं इसे यू भी लिखा जाता है, दोनों सही है अपने जगह पे, ठीक है। इस टाइप के स्ट्रक्चर होता है जी, इस टाइप के स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ड्यूडेनम का इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को कोई बुक में यू लिख देते हैं, कोई बुक में सी लिख देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बात करें तो यू नहीं, एनसीईआरटी जो लिखती है वो सी स्ट्रक्चर लिखती है, तो आप सी लिख लेंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि ड्यूडेनम जो है वो सी शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें यकृत तथा अग्नाशय पैनक्रियाज खुलता है। ये दोनों हम लोग बात करेंगे बच्चों जब हम आपको ग्रंथि पढ़ाएंगे, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, ठीक है, कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे 2 भाग में हम लोग पढ़ेंगे। सेलेवरी एक ग्लैंड में बात करेंगे और दूसरा बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल में। तो कैनाल की हम लोग बात कर रहे हैं और ग्लैंड में हम लोग 2-3 ग्लैंड बात कर लिए। पहला ग्लैंड स्लेवरी ग्लैंड की बात किए थे, लार ग्रंथि जिसे बोला जाता है। दूसरा हम लोग बात किए गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिससे हम लोग बोल सकते हैं गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है ना। ये 2 बात किए। और अभी हम लोग बात करेंगे लीवर के बारे में भी बात होगा आपसे, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि भाई जॉन्डिस कैसे होता है। आपके माइंड में प्रश्न आ रहा होगा सर जॉन्डिस हो जाता है, जॉन्डिस क्यों होता है, ये सब लीवर से पता चलेगा, ठीक है। बाइल जूस क्या होता है, ये सब हम लोग बात करेंगे, अभी सब कुछ आएगा, ठीक है। जिसके द्वारा द्रव स्रावित होता है और यह द्रव एंजाइम सक्रिय करता है, जिससे भोजन का पाचन होता है। यानी लीवर और पैनक्रियाज से जो कुछ निकलता है वो कहां पे आता है, ड्यूडेनम में आता है, ठीक है, याद रखना है। आइए इससे पहले हम आगे बढ़े, उससे पहले हम आपको कुछ बातें समझा दें। उससे पहले आई थिंक हम लोग लीवर को पढ़ लेंगे ना तो ज्यादा समझ में आपको आएगा। आइए लीवर को समझ लेते हैं उससे पहले, ठीक है बच्चों, लीवर को समझ लेते हैं, क्योंकि लीवर टर्म आया और उसके बाद हम सोच रहे हैं कि लीवर आपको समझा दे, उसके बाद जो है हम लोग वो आगे कंटिन्यू करेंगे जेजुनम इलियम। तो लीवर की बात करते हैं। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है, पिछली क्लासेस में आपको बताया गया था, ये सब आपको याद रखना है। इसका रंग होता है रेडिश ब्राउन, इसका वजन याद रख लीजिएगा। इसे 2 खंडों में बांटा गया। देखो
लीवर कभी भी देखो होगे तो इस टाइप से होता है। कैसा होता है? ऐसे ऐसे ऐसे, चलो अच्छा से बन भी नहीं रहा है, इस टाइप से होता है। दो के लेफ्ट होता है, ऐसे डिवाइड होता है, ठीक है, इस टाइप से डिवाइड होता है। लीवर इसी टाइप से डिवाइड होता है, एक ये हुआ एक ये हुआ, दो खंडों में बांटा गया है जिसमें दाया खंड और बाया खंड। लीवर को जिगर कहते हैं, जिगर का टुकड़ा, है ना। अक्सर बोला जाता है माँ जो बेटा जो होता है वो माँ का जिगर का टुकड़ा होता है, ठीक है, बेटा बेटी दोनों, फिर बेटा नहीं। लीवर को जिगर का नाम इसीलिए कहा जाता है, यकृत के नीचे वाले हिस्से एक नासा पातीनुमा थैली में पाई जाती है जिसे पित्ताशय कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, पित्ताशय जिसे हम लोग बाइल बोलते हैं, गॉल ब्लैडर सिक्रेशन होता है। यह यकृत द्वारा बाइल का निर्माण किया जाता है जो पित्ताशय में जमा होता है। बाइल दो प्रकार के होता है जिसे हम लोग बाइल साल्ट बोलते हैं, जो सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 के रूप में पाया जाता है, जो फैट को तोड़ने में काम करता है, ठीक है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चलो कोई बात नहीं, मुझे एक किडनी का स्ट्रक्चर मिल जाए ना अच्छा वाला तो मजा आ जाए। सॉरी किडनी बोल रहे हैं यार, लीवर का स्ट्रक्चर मिल जाए तो समझाने में आपको मजा आ जाएगा। देखते हैं PDF में है तो है, नहीं तो गूगल से अभी हम इसमें पे लेकर आ रहे हैं। सर एक क्वेश्चन पूछना था, पूछिए। क्वेश्चन जो कुछ पूछना है पूछो ना, क्वेश्चन टेंशन काहे ले रहे हो यार, क्वेश्चन पूछो तो। हमारा लग रहा है कि टॉपिक बीच में फंस जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि सही से लीवर भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आपके पास टाइम कितना बच रहा है? 20:08 हो गया है ना, यानी आपको और हम आधा घंटा लेंगे, है ना। तो आधा घंटा में डाइजेस्टिव ग्लैंड इसको पूरा लीवर कंप्लीट करवा दें, उसके बाद आगे बढ़े। ये सब तो बाद में भी पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा आपको, कोई बात नहीं। आइए चलिए पहले हम लोग उसी को कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, नहीं तो ऐसा होगा कि लीवर भी रह जाएगा, इधर स्मॉल इंटेस्टाइन भी कंप्लीट नहीं होगा। तो हम लोग बात किए थे ड्यूडेनम की, बात चल रही थी छोटी आंत में। तो ड्यूडेनम में हम लोग ये देखे थे कि सर ड्यूडेनम में हम लोग खाना खाएं, ड्यूडेनम के बाद लीवर से कुछ बाइल का सिक्रेशन होता है, जो बाइल जो है वो देखो बाइल जूस आपने सुना होगा, बाइल जूस जो बनता है वो लीवर में बनता है, लेकिन उसका स्टोरेज कहां पे होता है? गॉल ब्लैडर में। ये क्वेश्चन ANM का एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। क्या सर बिहार ANM का जो एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा है, बाइल कहां पे बनता है? बाइल बनेगा लीवर में, ठीक है, बाइल जो बनता है वो लीवर में बनता है, यकृत में बनता है, लेकिन उसका स्टोरेज गॉल ब्लैडर करता है, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर से दो निकलता है जूस, ठीक है, जिसे हम लोग बाइल जूस बोलते हैं, ये बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। आगे इसकी बात होगी, अभी के लिए बस याद रखिए इतना कि बाइल से जूस जो निकला वो ड्यूडेनम में आ गया, पैनक्रियाज से जो पैनक्रिएटिक जूस निकला वो ड्यूडेनम में आ गया। कैसे निकलता है सर? ये सारा जूस की आपको खासियत आपको हम बताएंगे, ठीक है, अगली क्लासेज में। अभी हम सोच रहे हैं छोटी याद आपको कंप्लीट कर दे, उससे पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे आइए। देखिए इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इस पार्ट को हम लोग अग्नाशय यानी पैनक्रियाज बोलते हैं, ठीक है। देख लो थोड़ा सा, देख लो जल्दी से, ये हो गया लीवर, और ये जो स्ट्रक्चर हो गया ये गॉल ब्लैडर हो गया, जिसे आप लोग पित्ताशय बोलते हैं ना, गॉल ब्लैडर। यहां से जूस निकलना स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहां से आपने खाना खाया, ठीक है, इस टाइप से खाना आते आते ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसे ड्यूडेनम, ये छोटी आंत है, ये स्ट्रक्चर है, ये क्या है सर? ये ड्यूडेनम है, यानी सी लाइक स्ट्रक्चर ड्यूडेनम है। ये क्या है? ड्यूडेनम है, सी लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखो अच्छे से देखना, गौर से देखना, यहाँ पे गॉल ब्लैडर वाला भी जो जूस जो है वो आ गया, और पैनक्रियाज ये वाला जो है पत्ता वाला जो स्ट्रक्चर इस टाइप से लीफी स्ट्रक्चर यहाँ पे आ गया, यानी ड्यूडेनम में आकर मिल गया। तो ड्यूडेनम में जो जूस मिलता है वो पैनक्रियाज वाला जूस और लीवर वाला जूस, ठीक है, या फिर गॉल ब्लैडर वाला जूस बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यूडेनम में सब कुछ मिक्स हो जाता है, और मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, ठीक है।
इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे आपसे एक दो और प्रश्न पूछा जाएगा कि ये वाला तो स्फिंक्टर जान ही गए हो, पेट से खाना चलना स्टार्ट होता है तो पाइलोरिक स्फिंक्टर है ना। उसके बाद चलिए आगे बात करेंगे, टेंशन मत लीजिए, सब आगे समझाएंगे, आगे आएगा। ये समझ में आ गया? चलो कहाँ गया हम लोग, कहाँ थे यहाँ थे। ठीक है, ये समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं जेजनम। ड्यूडेनम के बाद अगला स्ट्रक्चर जो है उसे जेजनम बोला जाता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? जेजनम। जेजनम कौन सा स्ट्रक्चर को बोलते हैं सर? अभी बता रहे हैं। ठीक है, ड्यूडेनम के आगे वाला भाग को जेजनम कहा जाता है, जो भोजन की छोटी आंत के नीचे वाले हिस्सा में पहुंचाने का कार्य करता है। जेजनम में पाचन संबंधित कोई भी रासायनिक कार्य नहीं होती है, यानी जितनी भी पाचन की कार्य होती है वो ड्यूडेनम में ही हो जाती है। अब जो है वो जेजनम और इलियम का काम क्या है कि भाई आप जो खाना है उसको आगे बढ़ा बढ़ाकर शरीर से बाहर कर दीजिए। ठीक है, जेजनम इलियम है, यह छोटी आंत की सबसे नीचे वाली हिस्सा होती है, जो कई घुमेदार नालियों के रूप में पाई जाती है। देखो अब यहाँ आ जाओ, फिगर में आ जाओ, फिगर में आ जाओ, फिगर में आ जाओ, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। हाँ, आपने खाना खाना स्टार्ट किया, ये जो स्ट्रक्चर है ये हो गया ड्यूडेनम। आते 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 ये जो स्ट्रक्चर है वो हो गया जेजेनम। ठीक है बच्चों, क्या हो गया? जेजेनम। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया? जेजेनम, याद रखना, जेजेनम। इसके बाद ये आगे आते होते घूमते 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 6 मीटर का घुमाव के बाद यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आता है, इस स्ट्रक्चर को इलियम बोला जाता है। ठीक है, इलियम बोला जाता है। और यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है लार्ज इंटेस्टाइन, यानी इलियम जो है वो आपका हम निकलेगा लार्ज इंटेस्टाइन में निकलेगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आपका कमेंट, जेजनम, जेजनम मिडिल पार्ट ऑफ द स्मॉल, हाँ बिल्कुल जेजनम। हाँ बताइए ना क्या है सर? मधुबाला सिस्टर का क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट सर, मेरा क्वेश्चन का रिप्लाई दे दीजिए सर। कल पढ़ाई अब नहीं समझ में आएगा। वोमिटिंग कैसे करने से होता है? वोमिटिंग, कल्पना पंडित। क्या है उसका क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन? फिर से भेजना सर। हमारा मांस मांस पचाने की, अच्छा, मांस पचाने की कितनी कैपेसिटी होती है? ये कौन सा क्वेश्चन? ह्यूमन की मांस पचाने की कितनी कैपेसिटी है? ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है? ये थोड़ी ना कोई एवरेज है। ठीक है, वो उसका इंटरनल ऑर्गन पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसका जो शरीर है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो किस टाइप से वर्किंग कर रहा है। ठीक है, ऑन एन एवरेज इसे कैसे निकाल सकते हैं कि मांस पचाने की कितनी क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? मांस पचाने के लिए सर ह्यूमन के पेट में फूड कितना देर में पचता है? 6 घंटा मान के चलिए, 4 से 6 घंटा। 4 से 6 घंटा में डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, ऑन एन एवरेज 4 से 6 घंटा लेकर चलिए। एनसीईआरटी बुक से सर, जेजनम का लेंथ कितना होता है? इतना डीपली में काहे जा रहे हो? याद रखो, है ना। देखो सबसे ज्यादा जो होता है 6 मीटर, याद रखो ना, मोटा मोटी, इतना डीपली जाने के कोई ये है नहीं। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन। सर ह्यूमन का हिसाब से होता है? हाँ बिल्कुल ह्यूमन के हिसाब से होता है। सर जेजनम का लेंथ, कॉर्पोस्लोसोम क्या होता है? कार्पोसलोसोम, क्या लिखो पहले, लिख लो उसके बाद ढंग से। डायलोस्टिक क्या है? एक पूछ रहा है सिस्टोलिक डायस्टोलिक। अब वो हम अगला चैप्टर आपको ब्रीथिंग पढ़ाएंगे, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज, वहां पे पूछना सिस्टोलिक क्या होता है, डायस्टोलिक क्या होता है। ठीक है, अब वहां से लिंक करके यहाँ पूछेगा। तो बायोलॉजी का बहुत सारा क्वेश्चन है। अब तुम क्वेश्चन पूछोगे ब्रीथिंग वाला यहाँ पे, तो एक तरह से मास्टर को तुम डिस्टर्ब कर रहे हो, है ना। एक पूछ रहा है सिस्टोलिक डिस्टोलिक क्या होता है। जो बीपी पर आप लोग मेजर करते हो तो 120/180 mm ऑफ एजी होता है। ठीक है, वही एक सिस्टोलिक हो गया, डायस्टोलिक हो गया। सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर। सर ह्यूमन के पेट में फूड कितना देर में पचता है? बताएं तो भैया। 4 से 6 घंटा लेकर चलिए, पच जाएगा। ह्यूमन के हिसाब से होता है बिल्कुल। चलो ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन हम लोग अगला क्लास में देखेंगे, थोड़ा सा ये याद कर लेना। ठीक है,
इससे ये क्या लिख दिया यार, ये पूरा लगता है इसे ट्रिप्सिन करो ये, ठीक है ट्रिप्सिन करो यहाँ पे भी। चलो देखो ये कुछ कुछ एंजाइम है जो छोटी आंत में पाया जाता है। याद रखना कि मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन जो होता है, अवशोषण जो होता है वो छोटी आंत में होता है, और जो आपका खाना जो पचता है, डाइजेशन जो होता है वो छोटी आंत में ही होता है, याद रखिएगा। पेप्टॉन्स जो है उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने का पेप्टॉन्स लिख लीजिए या प्रोटीन्स लिख लीजिए, ठीक है। वो पेप्टॉन्स या प्रोटीन्स को ट्रिप्सिन के मदद से जो है वो हम लोग अमीनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। अमीनो एसिड से ज्यादा अच्छा एनसीईआरटी का पॉइंट लिखे है ना, सब याद मत रखो, एनसीईआरटी का पॉइंट लिखो। एनसीईआरटी डायरेक्ट लिखा है कि पेप्टिन्स या प्रोटीन्स या फिर पेप्टॉन्स का कन्वर्जन विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन या फिर कीमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या है सर? एंजाइम। एंजाइम क्या करता है सर? कन्वर्जन का काम करता है, ये डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है, एक तरह का अमीनो एसिड है, ठीक है। सुक्रेज की मदद से ग्लूकोज प्लस फ्रेक्टोज, बिल्कुल। माल्टेज की मदद से ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, बिल्कुल। लैक्टेज की मदद से ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। फैट जो है वो लाइपेज की मदद से फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं। छोटी आंत में भोजन का पाचन संपन्न होता है, ये अभी हम आपको बताएं। उसके बाद पचे हुए भोजन पदार्थ अवशोषित करने के बाद छोटी आंत में मौजूद भिलाई के द्वारा जो है कहाँ अवशोषित, छोटी आंत में मौजूद जो भिलाई होती है। भिलाई क्या होता है? देखो छोटी आंत होती है उसमें भिलाई स्ट्रक्चर होता है। भिलाई का काम होता है किसी चीज को ऑब्जॉर्व करना, ठीक है, अवशोषण करना, अपने अंदर ऑब्जॉर्व करना। आपने जो कुछ प्रोटीन्स खाया उसको पेप्टॉन्स में कन्वर्ट करके प्रोटीन्स जो है वो आपके शरीर में अंदर सेल तक पहुंचा देगा। जो भिलाई है वो ऑब्जॉर्व करके आपके सेल तक पहुंचा देगा और वो जो है आपका सेल फिर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो भिलाई का काम होता है अवशोषित करना, किसी चीज को ऑब्जॉर्व करना। विलाई के कारण छोटी आंत में पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि होती है जिससे अवशोषण का कार्य आसानी से किया जाता है, ठीक है। चलिए अब अगला स्ट्रक्चर हम लोग बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, यानी यहाँ से आपने बात किया इलियम। इलियम आने के बाद इलियम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। यहाँ पे भी एक गेट होता है भैया, उस गेट को हम लोग बोलते हैं इलोसिकियल स्फिंक्टर या फिर इसे वॉल्व बोला जाता है। बाकी ये सब जो बात है वो अगली क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब